1/4 का स्केयर प्लस एक्स माइनस 1 का स्केयर। अब ये देखें, अब वेरिएबल सिंपल x नहीं है, वेरिएबल क्या हो गया, x माइनस ए हो गया। मगर वेरिएबल x माइनस ए का डेरिवेटिव ले लो तो देखो कि जवाब कितना आता है, 1 ही आता है। वेरिएबल चाहे x ले लो तो देखो तो जवाब कितना आता है, 1 ही आता है। तो यानी कि इट डजेंट मैटर कि आपका वेरिएबल x है या x माइनस 1 है, तो वेरिएबल का कोई मसला नहीं है। तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रल रिजल्ट लिखोगे कि कांस्टेंट का स्केयर अलग है और वेरिएबल का स्केयर अलग है और दरम्यान में जमा का साइन है, तो 1/a की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू tan इनवर्स x/a होता है। x की जगह x माइनस ए लिख दोगे और a की वैल्यू 4 लिख दोगे। समझ आई कि नहीं, पता चला। अब ज़रूरत सिर्फ उस वक्त पड़ती है लाइक इस तरह हो, आपके पास ये हो, आपके पास 4 का स्केयर और ये हो आपके पास लाइक 2x का स्केयर, 2x का स्केयर। अब ये कुछ मसला यूं हो गया है कि अब वेरिएबल सिंपली x नहीं है। अगर x का डेरिवेटिव लें तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव कितना होता है, 1। अब अगर 2x का डेरिवेटिव लें तो वो कितना होता है आपके पास, 2। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे वेरिएबल चेंज करने की ज़रूरत है। आप क्या करोगे, इसको अपने वेरिएबल को एक थर्ड वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी अब 2x को एक तीसरे वेरिएबल t के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका मतलब है यहाँ पे क्या चला जाएगा, t चला जाएगा। अब यहाँ पे t आ गया तो यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है, dt बनाना है। dt बनाने के लिए आप क्या करोगे, फिर डिफरेंशियल करोगे दोनों साइड्स पे, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। जब आप दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल करोगे तो आप ये देखोगे कि ये 2x का जब आपने डिफरेंशियल लिया तो 2 तो बाहर आ गया, x का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, dx। मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंशियल में क्या फ़र्क है और डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है, यानी डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में क्या क्या फ़र्क है वो बता चुका हूँ। ये डिफरेंशियल क्यों किया है, अब आपको पता है ये लिखा है चेंज इन x, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल x था। जब मैंने अपने 2x को t से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे t आ जाएगा। मैंने क्यों किया, मैंने आपको बताया कि भाई 2x का डेरिवेटिव सिंपली 1 नहीं आता, ठीक है, वो वेरिएबल का डेरिवेटिव, अब वेरिएबल चेंज हुआ उसका डेरिवेटिव का आंसर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, अपने वेरिएबल को चेंज कर दोगे। वेरिएबल आपका 2x है, आप उसको t से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब इसकी जगह जब t चाहेगा तो यहाँ पे भी आपको चेंज किसके हिसाब से चाहिए, फिर dt चाहिए, चेंज विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए, चेंज इन t चाहिए, dx नहीं चाहिए। जब यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी dt चाहिए। dt से क्या मुराद होता है, डिफरेंशियल ऑफ t। तो डिफरेंशियल ऑफ t बनाने के लिए डिफरेंशियल लोगे दोनों साइड पे, t का डिफरेंशियल dt बन जाएगा। अब दो था यहाँ पे कोफिशिएंट, जैसे डेरिवेटिव में से बाहर आ जाता है कोफिशिएंट, इसी तरह डिफरेंशियल में से भी कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में इतना फर्क नहीं है। तो x का डेरिवेटिव अगर लेते तो यहाँ पे 1 आना था, मगर x का मैं डिफरेंशियल ले रहा हूँ तो x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि इस दो चीज़ों के जिसको मैंने बॉक्स में हाईलाइट किया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 1/4 स्केयर। तो वैसे ही जहाँ पे 2x है उसकी जगह t चलाया जाएगा, 2x का स्केयर था तो ये t का स्केयर आ गया। और जहाँ पे 2dx था, ठीक है, उसकी जगह dt जाएगा। अब क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में केवल dx है, तो मैं dx इधर रखूंगा, 2 को इधर उठा के ले जाता हूँ। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जहाँ पे dx है उसकी जगह 1/2 dt जाएगा, 1/2 dt। अब ये देखें कि 1/2 जो है वो एज अ कोफिशिएंट है, रियल वैल्यू है, वो फंक्शन के साथ डिवाइड हो रही है तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, वो एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा सिर्फ 1/4 का स्केयर, सॉरी 1/4 स्केयर प्लस टी स्केयर। ठीक है। तो इंटीग्रल रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा आपके पास 1/, ये आंसर जनरल 1/, ये कांस्टेंट a का स्केयर है और ये वेरिएबल t का स्केयर है। तो आपके पास आंसर बनेगा 1/a tan इनवर्स वेरिएबल जो भी है t/a + c। ये पीछे जो मैंने अभी आपको रिजल्ट करवाया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 tan इनवर्स t/4 + c, a की जगह सिर्फ और सिर्फ 4 चल रहा है। अब ये बन जाएगा 1/8 बन जाएगा tan इनवर्स। अब मैं t की जगह दोबारा 2x पुट करूंगा, वजह क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ t की जगह 2x की जगह t पुट किया था इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए, ताकि मेरा इंटीग्रल सोल्व हो जाए, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट के साथ। अब t की जगह मैंने दोबारा वो सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है जिसके बराबर t को लिया था, वो 2x लिया था, ठीक हो गया। तो ये 2 बार 4 हो गया, x/2 tan इनवर्स 1/8, ये बाहर साथ, ये आपके पास
आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लगी है, क्योंकि ये मैंने एमसीक्यूज पॉइंट करवाए हैं। आई होप कि आपको ये इंटीग्रल रिजल्ट्स याद हो जाएंगे, कोई इनमें मसला नहीं होगा। आई होप। आफ्टर दैट हम करते हैं इंटीग्रेशन हल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यहाँ तक मैंने आपको इंटीग्रेशन अलजबरिक फंक्शन की सोल्व करवा दी है। नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूँ इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ अलजबरिक फंक्शंस, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन को हम पीस वाइज करते हैं, यानी कि पहले आप सोल्व करते हैं वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन, वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर हम सोल्व करते हैं टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन। आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स होंगे, किसी भी वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन आ जाती है, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन, लाइक साइन एक्स की आ गई है, कोज एक्स की आ गई है, ठीक है, कोई भी फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई है, लाइक सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आ गई है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो भी फंक्शन है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉलो करना है। ये 6 डेरिवेटिव फार्मूलाज बार बार यहाँ पे पहुँच रहे हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, टैन का डेरिवेटिव लेकर क्या बनता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड का डेरिवेटिव लेकर बनता है सीकेंड एक्स टैन एक्स, कोड का डेरिवेटिव लेकर माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स बनता है, कोसेकेंड का डेरिवेटिव लेकर माइनस कोट एक्स कोसेकेंड एक्स बनता है। ये डेरिवेटिव फार्मूलाज हमने बार बार रिकॉल करने हैं, ठीक है। आपको मैं बार बार यही चीज़ रिकॉल करवा रहा हूँ। अब आपके पास वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन है, तो आपके पास लाइक साइन एक्स की कोज एक्स की इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये गौर करना है कि ये कोज एक्स फंक्शन जो है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। अगर आप इस चीज़ पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो कोज एक्स फंक्शन है ना, ये आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव लेकर आता है, इसकी इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगी। आपको डेरिवेटिव फार्मूला आते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप साइन एक्स का डेरिवेटिव लें तो कोज एक्स आता है। तो आपको मैं पूछ ये रहा हूँ कि आप इसकी इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हो और आप ये चेक कर रहे हो कि ये कोज एक्स जो है ये किसका डेरिवेटिव लेकर बना था, तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव लेकर बना था। इसी तरह आपके पास लाइक कोसेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो आप यहाँ पे यही चीज़ देखोगे कि ये जो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स है फंक्शन, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज अगर आते हो तो मैं हिंट दे रहा हूँ कि कोट एक्स का डेरिवेटिव लें तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स आता है। मगर मैं माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का नहीं पूछ रहा, प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का पूछ रहा हूँ। तो सिंपली आप ये यहाँ पे जो नेगेटिव साइन लगा है ना, तो उसको इधर इंक्लूड करवा दें, ठीक है। तो इसका मतलब है ये माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस कोट एक्स प्लस सी हो जाएगी। दैट्स योर आंसर। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ लग गई है। अब दूसरा पॉइंट ये है, अब बिलफर्ज कुछ ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जहां पे डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव के फार्मूला से नहीं पता चल रहा कि यानी कि ये जो फंक्शन की इंटीग्रेशन है ये किसका डेरिवेटिव है, आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा। लाइक आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, टैन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आ जाती है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आ जाती है। ये कुछ फंक्शन ऐसे हैं, या आपके पास साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाती है, आपके पास कोस स्क्वायर एक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाती है, ठीक है। ये 4 ऐसे फंक्शन लिख दिए मैंने। अब इनमें क्या हो रहा है कि आपके पास टैन स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स, ये ऐसे फंक्शन है जहां पे आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि ये किसका डेरिवेटिव लेकर बनते हैं। कैसे? आपको डेरिवेटिव फार्मूला पता है, मैं आपको रिकॉल करवा चुका हूँ। क्या किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर यहाँ पे टैन स्क्वायर एक्स आ रहा है, चेक कर लें, या किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर कोट स्क्वायर एक्स आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा। या किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये 4 फंक्शन ऐसे हैं जो कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बन रहे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास सब्सटीट्यूशन यूज़ करनी है। आपने सब्सटीट्यूशन में 2 कैटेगरीज हैं आपके पास, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ठीक हो गया, और दूसरी है हाफ एंगल फार्मूलाज। अगर तो आपके पास हुआ साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर, उसके लिए आपने लगाना है
उसकी इंटीग्रेशन हुई या कोस स्क्वायर की, उधर आपने लगाना है हाफ एंगल फार्मूला। वो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का हाफ एंगल फार्मूला है जी, साइन हाफ एंगल है ना, तो एंगल का हाफ एक्स बाय 2 बनता है। इसका फार्मूला सिंपली आपने बनाना है 1 माइनस कोस एक्स ओवर 2, ये याद रखना है। ये आप 10th चैप्टर में, फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर में पढ़ के आए हैं। और कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 का हाफ एंगल फार्मूला आपने याद रखना है 1 प्लस कोस एक्स ओवर 2 याद रखना है। ठीक हो गया। अब ये हाफ एंगल फार्मूलाज आपने इन दो फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करने, तो याद रखें जब भी आपके पास अकेली साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आएगी या कोस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आएगी, तो आपने इन दो हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज़ करना है, ये साइन स्क्वायर एक्स का और ये कोस स्क्वायर एक्स का। यूज़ कैसे करना है मैं आपको इंटीग्रेशन सोल्व करके आगे बता देता हूँ। और बाकी आपके पास अगर लाइक आ जाता है टेन स्क्वायर एक्स आ जाता है, आपके पास कोट स्क्वायर एक्स आ जाता है। अब ये ना कहें कि आपके पास अगर सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया तो वहाँ पे भी यही लगाएंगे, नहीं, आपको सबसे पहले पॉइंट 1 को ही चेक करना है कि पॉइंट 1 यही है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया ना, तो पहले आपने वो गौर करना है कि उन 6 डेरिवेटिव फार्मूलाज में से ये जो फंक्शन है ये किसी का डेरिवेटिव है या नहीं। अगर तो डेरिवेटिव ये किसी का होंगे तो आपको यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन पे नहीं पहुँचना फिर आपने। अब ये अगर टेन स्क्वायर या कोट स्क्वायर एक्स होगा तो आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी लगानी है। एक फंडामेंटल आइडेंटिटी आप ये पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर में ही, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एक आप पढ़ के आए हो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। दैट्स इट। ठीक हो गया। अब हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं सबसे पहले टेन स्क्वायर एक्स फंक्शन की। अब ये देखें, इसके मुकाबले में हम इधर इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स की। अब इसकी इंटीग्रेशन तो 1 स्टेप में हमें पता लग गई। वो कैसे, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 था और ये पॉइंट नंबर 2 था। यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि ये 2 पॉइंट्स हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। जब आपके पास 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हो तो पॉइंट नंबर 1 ये था, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि आपने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन को हल करना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो जो फंक्शन है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है या नहीं। 6 डेरिवेटिव फार्मूलाज में से तो आपको पता लगता है कि अगर आप tan x का डेरिवेटिव लें तो आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स जवाब आता है। तो इसका मतलब है सीकेंट स्क्वायर एक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan x। तो ये 1 स्टेप में इंटीग्रेशन हल हो गई। और इसी के मुकाबले में अगर हम tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन को हल करें तो हमें पता चलता है कि पॉइंट नंबर 1 फेल हो रहा है इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट का। पॉइंट नंबर 1 फेल होने का मतलब ये कि हमने यहाँ पे देखना था कि ये जो tan स्क्वायर एक्स फंक्शन है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। तो हमें डेरिवेटिव फार्मूलाज को रिकॉल, मैं तकरीबन आपको बार बार वही चीज़ दिखा रहा हूँ, आप चाहे एक दफ़ा उसको नोट कर लें। तो tan स्क्वायर एक्स फंक्शन आपको पता चलेगा कि डेरिवेटिव फार्मूलाज में से किसी का भी डेरिवेटिव लेकर tan स्क्वायर एक्स नहीं आता। तो इसका पॉइंट नंबर 1 इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट का फेल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पॉइंट नंबर 1 फेल हो गया है। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता था कि इसमें कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिन पर सब्स्टिट्यूशन लगती है। 2 तरह की सब्स्टिट्यूशन है, एक है फंडामेंटल आइडेंटिटीज और एक है हाफ एंगल फार्मूलाज। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज या हाफ एंगल, आपने सिर्फ और सिर्फ हाफ एंगल फार्मूला साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर पे लगाने हैं। याद रखिएगा कि आपने हमेशा साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर पे हाफ एंगल फार्मूलाज को लगाना है, वरना आपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज को ही यूज करना है। रिमेंबर दैट। अब आपके पास क्या है यहाँ पे कि tan स्क्वायर एक्स है। ठीक हो गया। अब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाएंगे, ना ही के हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल सिर्फ साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर के लिए। tan स्क्वायर एक्स है तो फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स फर्स्ट ईयर में 9th चैप्टर में आपने पढ़ी है इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन आपके पास बन जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप यहाँ पे पुट करें सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और 1 का इंटीग्रल जो होगा आपके पास अलग हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन को हल करें तो क्या आता है, अब आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन tan x का डेरिवेटिव है। तो इसकी इंटीग्रेशन tan x आ जाएगी, 1 कांस्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन x के हिसाब से x आ जाएगी, 1x आ जाएगी। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम सोल्व करते हैं यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन और यहाँ पे है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। अब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये तो पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रही है, क्योंकि कोट एक्स का डेरिवेटिव लें तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आता है। अगर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आपको चाहिए तो आप माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव ले लें। ये जो नेगेटिव का साइन है इधर इंक्लूड करवा दें तो आपको पता चल जाएगा इन 2 हिंट के अकॉर्डिंग कि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बेसिकली माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव लेकर बनता है। तो माइनस कोट एक्स इसका आंसर हो गया।
मगर जब डेरिवेटिव फार्मूलाज पे गौर करें तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर कोड स्क्वायर एक्स नहीं आता, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स तो आता है, कोड स्क्वायर एक्स नहीं आता। तो इस पे क्या लगाएंगे हम, फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। वो क्या फंडामेंटल आइडेंटिटीज, 1 प्लस कोड स्क्वायर एक्स जिसके अकॉर्डिंग होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो कोड स्क्वायर एक्स के लिए सब्सटीट्यूशन बन जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल हम अलग कर देंगे और 1 का इंटीग्रल हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रल माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन हल हो जाती है। ठीक हो गया। अब आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन या कोस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब साइन एक्स अकेला होता ना तो इसकी इंटीग्रेशन तो सिंपली हमें पता चल रही थी कि भाई साइन एक्स की इंटीग्रेशन है ना, तो साइन एक्स बेसिकली माइनस कोस का डेरिवेटिव लेकर आता है, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन आता है और माइनस कोस का डेरिवेटिव लें तो प्लस का साइन आता है। तो इसकी इंटीग्रेशन तो हल हो जाती है। इसी तरह कोस की इंटीग्रेशन भी हल हो जाती है कि कोस का इंटीग्रल हो तो हमें पता चल जाता है कि कोस एक्स फंक्शन जो है वो साइन एक्स का डेरिवेटिव लेकर आता है। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी हल हो गई। मगर साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स दोनों किसी का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनते। तो इन दोनों केसेस में जब भी साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर एक्स आएगा तो याद रखिएगा हमने सब्स्टिट्यूशन के तौर पे फंडामेंटल हाफ एंगल आइडेंटिटीज को यूज करना, ना ही के फंडामेंटल को। क्योंकि अगर आप फंडामेंटल यूज करते हो, लाइक फंडामेंटल आइडेंटिटी आपने एक पढ़ी है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स के लिए आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स के लिए आपने पढ़ी है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पे ये चीज लगा देते हैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, मान लें कि आपने साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, 1 का इंटीग्रल तो सोल्व हो जाएगा। क्या आया आगे, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सोल्व हो गया? बिल्कुल नहीं। फिर आप दोबारा फिर सब्स्टिट्यूशन पे जाओगे, तो लिहाजा आपने सब्स्टिट्यूशन लिहाजा वही यूज करनी है जिसकी इंटीग्रेशन आगे फर्दर पॉसिबल हो। तो हमने यहाँ पे लगाना है हाफ एंगल फार्मूला को। हाफ एंगल फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है कि साइन फंक्शन का हाफ एंगल का फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 जिसके अकॉर्डिंग होता है 1 माइनस कोस एक्स बाय 2 के इक्वल। आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बनानी है साइन स्क्वायर एक्स के लिए, यानी कि ये जो बटे में एंगल के बटे में 2 है ना, तो आपको यहाँ पे ये नहीं रखना। इधर एंगल के साथ ये 2 डिवाइड हो रहा है ना एंगल एक्स के साथ, उधर दूसरी साइड पे लेके जाएं तो एंगल एक्स के साथ इसी 2 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें सिंपली। इसी तरह इधर है कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 है ना, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगी, 1 प्लस कोस एक्स बाय 2, सिर्फ प्लस का फर्क आएगा। और कोस स्क्वायर एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगी, ये जो 2 एंगल के साथ डिवाइड हो रहा है उधर जाकर यही 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x बाय 2, कोस स्क्वायर एक्स की जगह। और इसी तरह इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x बाय 2। आगे हम इनका इंटीग्रल सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि बटे में ये देखें 1 बाय 2 का बटा अलग कर दें और साथ इंटीग्रल भी अलग कर दें, और 1 बाय 2 कोस 2x का बटा अलग कर दें और इंटीग्रल भी अलग कर दें। इसी तरह इधर है 1 बाय 2 का बटा 1 के बटे में 2 अलग कर दें और कोसेकेंट 2x के बटे में 2 अलग कर दें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा 1 बाय 2 था कोफिशिएंट कांस्टेंट, उसका इंटीग्रल सोल्व करना है एक्स के हिसाब से, तो 1 बाय 2x आ जाएगा। आगे हमें चाहिए थी बेसिकली, चले यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा क्योंकि बार बार फिर पीछे से देखना पड़ेगा। हमारे पास ये चीज़ बनी थी पीछे, ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कैसे होगा, यहाँ पे ये चीज़ बनी थी। अब 1 बाय 2 जो है ये है आपके पास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल आपको हल करने आता है किसके हिसाब से आप ले रहे हो, एक्स के हिसाब से, तो 1/2x आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर आप इंटीग्रेशन हल करोगे cos 2x की। ठीक है, अब इसके बाद 1 बाय 2 का कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल लोगे एक्स के हिसाब से, तो 1/2x आ जाएगा, 1/2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, अंदर आप इंटीग्रेशन हल करोगे cos 2x की। ठीक है, ये 1/2x हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है। cos 2x का इंटीग्रल आपने हल करना है, तो आपको पता चलेगा कि cos फंक्शन बेसिकली किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, साइन का। इंटीग्रेशन हल हो गई। अब ये देखिएगा, अब इस एंगल को कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे क्या है 2x, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे ये देखिएगा कि इस 2x, ये जो है एंगल 2x है, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या जवाब आता है, 2x का 2 जवाब आता है। डेरिवेटिव अगर हल कर रहे हो तो डेरिवेटिव प्रोसेस में हम इंटीग्रेशन में एंगल के डेरिवेटिव का जवाब क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अभी आपको अगर इस चीज़ की समझ नहीं आई तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन, कोस फंक्शन किसका डेरिवेटिव लेकर आता है जी, यहाँ पे साइन का, ये भी यहाँ पे भी यही चीज़ आ जाती है। ठीक है,
ये चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत है कि ये cos 2x का इंटीग्रल sin 2x बाय 2 कैसे आया। अच्छा जी, सुनिएगा ज़रा। मान लें कि आपके पास cos 2x की इंटीग्रेशन है, cos 2x की इंटीग्रेशन है, और एक साइड पे है आपके पास cos x की इंटीग्रेशन। अब आपने ये चीज़ समझनी है ज़रा। आपके पास ये चीज़ आपने समझनी है, cos x की इंटीग्रेशन है। अगर आप यहाँ पे ये देखें कि एंगल क्या है x, और आप इंटीग्रेट भी किसके हिसाब से कर रहे हो, x के हिसाब से, यानी कोई फर्क नहीं है, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव भी 1 आता तो एंगल का कोई मसला नहीं है। cos फंक्शन का इंटीग्रल आ गया sin x, क्योंकि cos फंक्शन किसका डेरिवेटिव लेकर बनता है, cos फंक्शन बेसिकली sin x का डेरिवेटिव होता है, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या आ गई, sin x। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या मसला था, अब यहाँ पे एंगल क्या है 2x, हालांकि आप इंटीग्रेट 2x के हिसाब से नहीं x के हिसाब से कर रहे हो, इसका मतलब फिर आपको एंगल तो करना पड़ेगा यहाँ पे चेंज, मगर हर बार हमने एंगल को चेंज नहीं करना। तो इसके लिए मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाया कि भाई जब आपके पास जब एंगल का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर आए, लाइक एग्जाम्पल दे देता हूं, यहां पे एंगल था 2x, 2x का डेरिवेटिव लिया 2 आया विच इज अ कांस्टेंट नंबर, तो आपने इंटीग्रेशन प्रोसेस में उस कांस्टेंट को उसे डिवाइड कर देना है। और जब आपके पास एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट ना आए, एक कांस्टेंट नंबर ना आए, यानी कि एग्जांपल दे देता हूं, लाइक आपके पास एंगल होता एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आना था 2x विच इज़ नॉट अ कांस्टेंट नंबर, 2 अकेला होता तो फिर वो था कांस्टेंट नंबर। तो पहले आपको एंगल तब्दील करना पड़ेगा, एंगल किसी थर्ड वेरिएबल के साथ, लाइक टी थीटा कुछ भी, किसी तीसरे वेरिएबल के साथ चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ समझ लेते हैं। अब आपके पास इंटीग्रेशन थी यहाँ पे बेसिकली cos 2x की, देखा जाए तो यहाँ पे फंक्शन की इंटीग्रेशन का कोई मसला नहीं है, क्योंकि cos फंक्शन किसका डेरिवेटिव लेकर आता है, साइन का, तो cos की इंटीग्रेशन आ गई साइन, जो एंगल यहाँ पे है वही साइन के साथ लिख दिया। बाद में बारी आती है जब आप एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, तो अब एंगल की बारी है। अब एंगल आपके पास सिंपली x नहीं था, जिस तरह यहाँ पे साइन x अकेला लिख दिया, एंगल आपके पास क्या था 2x, तो cos की इंटीग्रेशन लेकर साइन आया तो उसके साथ भी 2x लिखा गया। अब फर्क सिर्फ इतना है कि 2x है, 2x का डेरिवेटिव लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, आप रफ पे देख लेंगे, इसका डेरिवेटिव आता है 2 विच इज़ अ कांस्टेंट नंबर। तो अब मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाया कि जब एंगल का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर आएगा तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में उस 2 को क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो लिहाजा यही काम मैंने यहाँ पे इन दोनों केसेस में किया है कि cos 2x था तो एंगल नहीं मैंने देखा, पहले मैंने देखा कि फंक्शन क्या है, cos x है, cos है, तो cos फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है, cos फंक्शन साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है, तो लिहाजा cos फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई साइन। ठीक है, तो जो एंगल cos के साथ था वही एंगल साइन के साथ इसके इंटीग्रेशन के जवाब के साथ लिख दिया गया। अब इस एंगल को देखा गया तो एंगल था 2x, 2x का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर आता है तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में उस कांस्टेंट नंबर को डिवाइड कर देंगे। अगर 2x ना होता, 2x की जगह x स्केयर होता, तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट 2 नहीं आना था, x स्केयर आना था, फिर आपको एंगल को चेंज करना पड़ता। हम एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ लग जाएगी इसकी। ठीक है जी, यहां तो ओके हो गया। अब ये देखें, मैं आपको एग्जांपल एक करवाता हूं कि अब ये केस तो कर लिया है कि जब एंगल का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर आए, और जब एक एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर ना आए, हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके रिलेटेड। आपके पास एग्जांपल बन जाती है, लाइक आपके पास एग्जांपल हो गई है साइन एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, तो आपने इस एक्स से घबराना नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि ये एक्स क्यों दिया गया बेसिकली। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये क्या चीज़ है, एक्स स्केयर है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है उसका एंगल एक्स स्केयर है, उसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो आपको पता चल गया कि जब एंगल का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर ना आए, एंगल के डेरिवेटिव का जो जवाब है एक कांस्टेंट नंबर ना आए, एंगल का डेरिवेटिव लें, तो आपको एंगल को थर्ड वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपने एंगल को एक तीसरे वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेट कर लेंगे अपना एंगल जो
एक्स स्क्वायर है उसको टी के इक्वल। जब यहाँ पे टी जाएगा तो यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, डी टी चाहिए। तो डी टी बनाने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। डी टी बनाना है ना, तो यानी कि ये है डिफरेंशियल ऑफ एक्स, चेंज इन एक्स, या डिफरेंशियल ऑफ एक्स बोल लो, तो आपको डिफरेंशियल ऑफ टी बनाना है। तो डिफरेंशियल ऑफ टी बनाने के लिए आप दोनों साइड पे डिफरेंशियल लोगे, इधर भी और इधर भी। अब इधर डिफरेंशियल कैसे हल होगा, तो डिफरेंशियल वैसे ही होता है जैसे आप डेरिवेटिव ले रहे हो। लाइक आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हो तो उसका जवाब क्या आएगा, 2x। बस सिर्फ इतना होगा कि जो इसमें इंक्लूडेड वेरिएबल है ना, उसका आगे डिफरेंशियल लिया जाएगा, उसका चेंज लिखा जाएगा dx। ठीक हो गया, तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाता है, 2x dx। अगर इसी चीज का आप यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे होते तो आपको सिंपली पावर रूल के अकॉर्डिंग 2x मिलता, जहां जैसे यहाँ पे मिला है, मगर x का x के हिसाब से दोबारा डेरिवेटिव लेते तो 1 आना था। मगर यहाँ पे आप डेरिवेटिव नहीं क्या ले रहे हो, डिफरेंशियल ले रहे हो, तो जब आप x का डिफरेंशियल लोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, dx आएगा। समझ आ गई कि नहीं पता चला। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि क्वेश्चन में जहां पे टेक्स स्क्वायर है उसकी जगह टी लेके जाएंगे, और जहां पे 2x dx उसकी जगह dt लेके जाएंगे। अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो हमारे पास 2x dx नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, x dx है। तो हम x dx को इधर रखेंगे, जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या चीज़ हो जाएगी कि इंटेग्रल में साइन फंक्शन वैसे ही एक्स स्क्वायर की जगह चला जाएगा टी चला जाएगा, और एक्स डी एक्स की जगह चला जाएगा 1/2 डी टी चला जाएगा। ठीक है, तो और 1/2 इसमें एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, साइन टी की इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब साइन टी की इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करना है, आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ कि साइन फंक्शन किसका डेरिवेटिव लेकर आता है। तो आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज पता होने चाहिए, तो आपको पता चलता है कि कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन आता है। तो मगर मैंने आपको प्लस का साइन पूछा है, इसका कोई मसला नहीं है, आप टी के हिसाब से कर लो, यहाँ पे भी टी कर लो, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा। तो इसका मतलब है साइन टी जो है वो माइनस कोस टी का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो साइन टी की इंटीग्रेशन माइनस कोस टी आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि टी को आपने किसके इक्वल लिया था, एक्स स्क्वायर के इक्वल लिया था। अब यहाँ पे -1/2 है, ठीक है जी, और आगे कोस है, और टी की जगह क्या चला जाएगा, एक्स स्क्वायर चला जाएगा। दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई है। ठीक है, तो ये था आपके पास, मैंने आपको 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन हल करवाई है इन डिटेल। मैंने आपको 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन हल करवाई है। फिर मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन हल करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन के 3 पॉइंट्स हैं। 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन के 2 पॉइंट्स थे बेसिकली। पहला पॉइंट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पहला पॉइंट सिंपली ये था कि आपने देखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपने चेक करना है कि वो किस डेरिवेटिव का, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। वो 6 डेरिवेटिव फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिकॉल कर लेना है। दूसरा पॉइंट तब लगाना है जब पॉइंट नंबर 1 फेल हुआ, यानी कि अगर आपके पास पॉइंट नंबर 1 इंप्लीमेंट ना हुआ, आपको नहीं पता चला कि ये जो रिक्वायर्ड फंक्शन है किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, लाइक tan स्क्वायर x किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता डेरिवेटिव फार्मूला में, ना इसका पता लगता है ना इसका, इसका। फिर इन 4 डिफरेंट फंक्शंस के केसेस में आपने सब्स्टिट्यूशन 2 तरह की यूज करनी होती है, एक फंडामेंटल और एक करनी होती है आपने हाफ एंगल को। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज ये 2 लिखी है मैंने। साइन स्क्वायर वाली क्यों इस वजह से नहीं लिखी, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर हुआ या कोस स्क्वायर हुआ तो उसके लिए आप हमेशा हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज करोगे, हाफ एंगल फार्मूलाज। ठीक है जी, हाफ एंगल आइडेंटिटीज कह लो या हाफ एंगल फार्मूलाज कह लो। फंडामेंटल आइडेंटिटीज को tan स्क्वायर या कोट स्क्वायर या किसी और फंक्शन के केस में यूज करोगे आप। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे ये सारी चीजें सोल्व करवाई हैं। आई होप कि आपने ये चीज़ इन डिटेल समझी हैं और आपको ये समझ लग गई है। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन तो हल हो रही हो, मगर उसके एंगल का मसला बन जाए। एंगल का मसला इस तरह बने, अब यहाँ पे ये देखें, ये तो सिंपली एक्स था और यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आप एक्स के हिसाब से सोल्व कर रहे हो, तो एक्स है और यहाँ पे भी एक्स, एंगल का यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो एंगल का मसला हो गया। तो आपने इसको घबराना नहीं है। तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि जब एंगल आपके पास ऐसा हो कि उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे आपके पास। लाइक आपके पास यहाँ पे एंगल 2x था, तो उसका आपने डेरिवेटिव लिया तो वो उसने आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दी, कांस्टेंट आंसर दिया 2। तो आपको इंटीग्रेशन के प्रोसेस में सिंपली उस कांस्टेंट को डिवाइड कर देना है, लाइक जिस तरह आपने यहाँ पे किया। जब आपके पास एंगल का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर ना आए, लाइक आपके पास एक्स स्क्वायर है तो आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या आया 2x, विच इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर। फिर आपको एंगल्स के डेरिवेटिव को डिवाइड नहीं करना, फिर आपको एंगल ही चेंज करके देना है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे के दिखाई है, यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 डॉट एक्स था, तो यहाँ पे एंगल एक्स स्क्वायर था जिसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर नहीं है, बल्कि जिसका डेरिवेटिव एक 2x है, एक फंक्शन, एक वेरिएबल की फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे चेंजिंग, मगर x से कुछ भी डिवाइड
नहीं होना, यानी कि आपका वेरिएबल जो है एक्स स्क्वायर एंगल जो है उसका प्रॉब्लम है। तो आपको पहले यहाँ पे एंगल को चेंज करना था, तो हमने यहाँ पे एंगल को चेंज कर दिया, तो आपके सामने ये यहाँ पे एंगल चेंज हो चुका है। तो एंगल को चेंज किया तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल भी करना पड़ेगा। जब भी आप थर्ड वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, कि अपने एंगल को, अपने फंक्शन को तीसरे वेरिएबल के साथ चेंज करते हो, तो यहाँ पे भी चेंजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे डी एक्स होता है तो यहाँ पे आपको डी टी बनाना होता है या डी यू बनाना, तो जिस भी वेरिएबल के इक्वल आप रखते हो तो यहाँ पे भी उसके हिसाब से आपको डी टी बनाना होता है या डी यू बनाना होता है, अगर यू के बराबर लेट करता मैं। तो डी टी बनाने के लिए आपको डिफरेंशियल करना था, मैंने आपको डिफरेंशियल करके दिखाया, ये सब्स्टिट्यूशन करके दिखाई हुई। ये 1/2 एज अ कोफिशिएंट था। जब भी एक रियल वैल्यू किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, वो एज अ कोफिशिएंट होती है, और कोफिशिएंट हमेशा इंटेग्रल के बाहर निकाल देना होता है, तो इंटेग्रल के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने हल कर दी थी। अब हम देखने लगे हैं इंटीग्रेशन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला पॉइंट इसका है जी, पॉइंट नंबर 1, आपके पास कुछ ऐसे फंक्शंस की एग्जांपल आएगी, ठीक है, जिसमें आपके पास लाइक दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, सीकेंट एक्स और tan x। तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दो ऐसे फंक्शन हैं जो कि बेसिकली डेरिवेटिव लेकर आते हैं। ये किसका डेरिवेटिव लेकर आते हैं आपको पता है, अगर डेरिवेटिव फार्मूलाज आपने रिकॉल किए हों कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आता है सीकेंट एक्स tan x, सीकेंट एक्स tan x। तो सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन आ गई, तो आपको फौरन पहुंचना है कि ये फंक्शन दोनों एज अ होल किसका डेरिवेटिव लेकर आते हैं, तो आपको पता लग जाएगा ये सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव लेकर आते हैं। इसी तरह कोट एक्स को सीकेंट एक्स हो, ठीक है, कोट एक्स और को सीकेंट एक्स, तो आपको सिंपली यहाँ पे पहुंचना है कि ये जो दोनों फंक्शन है ये किसका डेरिवेटिव लेकर आते हैं। तो डेरिवेटिव फार्मूला अगर आपको पता हो तो आपको पता चलेगा कि ये भाई कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव लें तो माइनस कोट एक्स कोसीकेंट एक्स आता है। अब यहाँ पे माइनस तो नहीं है, तो इस माइनस के साइन को इधर इंक्लूड करवा दें तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोसीकेंट एक्स प्लस सी। दैट्स योर आंसर। ये पॉइंट नंबर 1 था। अब एमसीक्यूज में कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, सीकेंट 4x हो और tan 4x हो, लाइक इनका एंगल सिंपली x ना हो बल्कि 4x हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको साइन 2x की इंटीग्रेशन या कोस 2x की इंटीग्रेशन सोल्व करवाई है, इसी तरह इसकी कर लेंगे। आप सिर्फ देखेंगे कि ये सीकेंट और tan दोनों एज अ होल किसका डेरिवेटिव लेकर आते हैं, सीकेंट का। तो दो जो एंगल इन दोनों के साथ है ना, वही एंगल इनके फंक्शन की इंटीग्रेशन के साथ लिख दें। सही हो गया। अब इस एंगल का आप डेरिवेटिव लें तो एंगल 4x है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4, विच इज अ कांस्टेंट नंबर। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट आए तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में सिंपली उसको डिवाइड कर देना। अगर लाइक एंगल होता एक्स स्क्वायर होता या अंडर रूट एक्स होता तो आपको सिंपली पता लग जाना था कि भाई एंगल को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। वजह क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव जो है वो एक कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा, अब आपको यहाँ पे एंगल को चेंज करना पड़ेगा। सही हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है। आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 1 जो है वो पॉइंट नंबर 1 टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन का क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। अब मान लो कि आपके पास दो कोई ऐसे फंक्शन आ गए हैं जहां पे आपका पॉइंट नंबर 1 फेल हो गया। ये लाइक आपके पास आ गया है साइन एक्स कोज एक्स। अब आपको क्या डायरेक्ट पता लग रहा है यहाँ पे कि ये फंक्शन दोनों किसका डेरिवेटिव लेकर आए हैं? बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है। लाइक मैं यहाँ पे अब चलो 2 भी कर देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है, 2 कर दूँ या कुछ भी कर दूँ। साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, क्या दोनों एज अ होल किसका डेरिवेटिव लेकर आते हैं? दोनों। नो। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक क्या लगाएंगे? रूल 1 या रूल 2 लगाएंगे, याद रखिएगा। अब जब आपने रूल 1 लगाना है तो रूल 1 में बटा नहीं होता, रूल 2 जब लगाना है तो रूल 2 में बटा होता है। रूल 1 कैसे लग रहा है कि ये है आपके पास फंक्शन साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स है आपका फंक्शन, और साइन एक्स का फंक्शन का आगे डेरिवेटिव कोस एक्स मौजूद है, एफ प्राइम एक्स आगे बन रहा है, और एन होल पावर यहाँ पे है 2, वो चाहे भले जितनी मर्जी होती यहाँ पे मैटर ही नहीं करती, ठीक है। तो रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन की टोटल पावर में ऊपर भी 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी आप 1 ऐड कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा 3x/3। समझ आ गई कि नहीं? ऊपर 3 और लाइक इसी तरह है अंडर रूट साइन एक्स हो और कोज एक्स हो तो कोई मसला ही नहीं है। आप देखो कि ये साइन एक्स है, उसकी होल पावर कितनी है? 1/2, विच डजेंट मैटर इन रूल 1। रूल 1 के अकॉर्डिंग ये आपका फंक्शन है और ये उसका क्या बन रहा है? आपके पास डेरिवेटिव बन रहा है, ठीक है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो आप क्या करो कि रूल 1 के अकॉर्डिंग फंक्शन की टोटल पावर में एक ऐड कर दो और नीचे भी ऐड कर दो। मैं रूल 1 आपको इन डिटेल सिखा चुका हूँ, लिहाजा यहाँ पे मैं उसका हिंट नहीं दे रहा। तो पावर में 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस सी, दैट्स योर आंसर हो जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? पता चला। अब अच्छा कुछ ऐसी तरतीब कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आपके पास लाइक ये आ जाता है साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स।
अब आप ये देखोगे कि भाई आप देखोगे कि भाई साइन ही फंक्शन है, बिल्कुल गलत बात है। जब भी आपने रूल वन लगाना होता है, मैंने आपको बताया कि रूल वन में हमेशा एक फंक्शन होता है, दूसरा उसका डेरिवेटिव होता है। अब अगर आप साइन एक्स को फंक्शन मानते हो, ठीक है, आपने साइन एक्स को फंक्शन मान लिया, ठीक हो गया, क्या उसका डेरिवेटिव कोस केर एक्स बनता है? नहीं। इसका मतलब है आपका फंक्शन यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, आपका फंक्शन यहाँ पे कोस केर एक्स है। तो आप क्या करोगे, कोस केर एक्स को पहले लिखोगे, साइन एक्स को बाद में लिखोगे। आप यहाँ पे उसको बता दोगे कि एहतियातन भाई कि यार तुम भी समझ लो कि भाई आपका फंक्शन है कोस एक्स, एफ एक्स क्या है आपका कोस एक्स, उसकी होल पावर कितनी है, एन कितनी है 2, विच डजेंट मैटर। याद रखिएगा पावर हमेशा किसकी मैटर नहीं करती, फंक्शन की पावर नहीं मैटर करती होती। मैं आपको एग्जांपल आगे एक समझाता हूं, आपको पता लगेगा। फंक्शन की पावर नहीं मैटर करती होती, डेरिवेटिव की पावर मैटर करती। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपका फंक्शन है, ये उसकी होल पावर एन है। पावर जो होल पावर एन जो होती है वो फंक्शन की होती है, ना ही कि उसके डेरिवेटिव की, साइन की पावर नहीं, फंक्शन की पावर। यहाँ पे फंक्शन क्या है कोस, और उसकी होल पावर कितनी है 2, विच डजेंट मैटर। और फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लें तो क्या बनता है, कोस का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कोस है, इसका डेरिवेटिव आगे क्या बनना चाहिए, माइनस साइन बनना चाहिए। अब माइनस तो है नहीं, तो एक माइनस आप अंदर ले लो और एक माइनस आप बाहर, ये माइनस बाहर ले लिया और एक माइनस आप इसके साथ इंक्लूड करवा दो, ताकि आप इन दोनों माइनस को मल्टीप्लाई दोबारा करोगे तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे सिंपली लग रहा है रूल वन। अब मैं उसका हिंट दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई ये आपका पड़ा था फंक्शन, ये उसकी होल पावर पड़ी थी एन, और ये उसका उसी फंक्शन का क्या पड़ा था आगे, डेरिवेटिव। तो आप क्या करोगे, फंक्शन की टोटल पावर में ऊपर भी 1 ऐड कर दोगे और नीचे भी 1 ऐड कर दोगे, तो आपके पास आंसर बन जाएगा टोटल पावर 2 में 1 ऐड कर दिया ऊपर भी और नीचे भी 1 ऐड कर दिया, तो आपके पास आंसर बन जाएगा कोस 3x ओवर 3 प्लस सी, दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको समझ लग गई है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल इस पॉइंट नंबर 2 के रिलेटेड ही समझाता हूँ। ये है आपके पास एक मिसाल सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये है आपके पास tan क्यूब एक्स। अब आपके पास ये चीज़ आ गई है tan स्क्वायर एक्स। अब आप हो गए कन्फ्यूज, आप मान रहे हो तरतीब के अकॉर्डिंग ये फंक्शन है आपका और ये उसका डेरिवेटिव। मुझे ये बताइएगा, अगर आप इसको फंक्शन मान रहे हो, मान लो कि आपका फंक्शन है सीकेंट एक्स, ठीक है, क्योंकि जिसको फंक्शन मानना है रूल वन के अकॉर्डिंग उसकी होल पावर मैटर नहीं करनी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जिसको आपने फंक्शन मानना है उसकी होल पावर मैटर नहीं करनी, ठीक है। आपने फंक्शन अगर इसको मानना है, इसकी होल पावर 2 है, वो जो डजेंट मैटर, मैंने क्रॉस लगा दिया कि ये मैटर ही नहीं कर रही। क्या फंक्शन सीकेंड का डेरिवेटिव tan स्क्वायर एक्स बनता है? बिल्कुल गलत। सीकेंड का डेरिवेटिव tan स्क्वायर एक्स नहीं आता। तो मैंने लिखा फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नॉट इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स के फंक्शन का डेरिवेटिव tan स्क्वायर एक्स नहीं आता। तो इसका मतलब है फंक्शन आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स नहीं है, आपका फंक्शन क्या है, tan स्क्वायर एक्स। तो आप इसको तरतीब दें, tan स्क्वायर एक्स डॉट सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब देखें कि अगर आपके पास कि फंक्शन अब क्या बन रहा है जी, आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, tan स्क्वायर एक्स डॉट सीकेंड स्क्वायर एक्स। फंक्शन आपके पास क्या है, tan एक्स। अब आपका फंक्शन एफ एक्स क्या है, tan एक्स। अब उसकी होल पावर कितनी है, n इज इक्वल टू 2, विच डजेंट मैटर। ठीक हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव लें। अब देखें कि क्या tan का डेरिवेटिव क्या बनता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, जो कि आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन आपका tan एक्स था और डेरिवेटिव उसका सीकेंड स्क्वायर एक्स था। तो हमने हिंट दिया कि भाई फंक्शन n है और फंक्शन एफ एक्स है, उसकी होल पावर n जो कि 2 के बराबर, जितनी मर्जी, साथ उसका डेरिवेटिव है। बॉल पॉइंट खत्म हो गई है, साथ उसका डेरिवेटिव है। तो फंक्शन की टोटल पावर में ऊपर भी 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी 1 ऐड कर देंगे, प्लस सी, दैट्स योर आंसर। यानी कि tan है तो ऊपर भी आप 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी आप 1 ऐड कर देंगे, तो आपके पास tan क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस सी, दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई है। ठीक हो गया जी। अब आपके पास इस दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन का पॉइंट लास्ट है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई दो फंक्शन ऐसे आ जाएं जिन पे आपके दोनों पॉइंट्स फेल हो जाएं, तो आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को एज अ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। ज़रा मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो पॉइंट नंबर 3 आपको क्लियर हो जाएगा। यूज़ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ एज अ सब्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आपको आती हैं, आपको पता चल जाएगा। इसका पॉइंट नंबर 3 ये था। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करवाया है। तो पहला पॉइंट ये था कि कभी भी आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन आ जाए तो सबसे पहले आपने ये गौर करना है कि वो जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एज अ होल किसी का डेरिवेटिव लेकर बनते हैं तो आपको पता चल जाएगा, अगर वो बनते हो तो वन स्टेप में आपको इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा। ये मैंने आपको समझाया। पॉइंट नंबर 2 ये था कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे आ गए हैं कि दोनों एज अ होल किसी का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनते, बल्कि उनमें एक एफ एक्स हो और दूसरा उसी का डेरिवेटिव हो, यानी दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन होगा एफ एक्स और दूसरा उसी फंक्शन का एफ प्राइम एक्स यानी उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो आपको सिर्फ पहचान करना है कि कौन सा फंक्शन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ एफ एक्स है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ एफ प्राइम एक्स है। तो इस समय पता लग रहा था एफ एक्स आपका है साइन एक्स और ये उसकी होल पावर एन है विच डजेंट मैटर, ठीक हो गया, और ये उसका डेरिवेटिव है। समझ आ गई कि नहीं पता चला? तो आपके पास पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया कि आपने रूल 1 को लगाना है या रूल 2 को। अच्छा, एक एग्जांपल हम रूल 2 की भी कर लेते हैं। रूल 2 कैसे लगाना है? रूल 2 में सिंपली बटे वाली फॉर्म होती है, लाइक आपके पास नीचे हो tan x फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा हो सीकेंड स्क्वायर x डेरिवेटिव बन रहा है, ठीक हो गया। तो आप सिंपली लिखोगे कि भाई नीचे फंक्शन है tan x है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है एफ एक्स नीचे पड़ा है और उसकी होल पावर 1 है। आपको मैंने बताया हुआ है, अगर आपने पूरा लेक्चर सुना है, कि भाई रूल 2 में फंक्शन नीचे जो होता है उसकी होल पावर 1 ही होती है। तो फंक्शन नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो एल एन एफ एक्स जो योर आंसर, ये आपका एल एन इंटू एफ एक्स प्लस सी आपका आंसर आ गया। तो ये बन गया एल एन इंटू टेन एक्स प्लस सी आपका आंसर आ गया। लाइक अगर आपके पास ये कुछ यूं हो सीकेंड स्क्वायर एक्स हो मगर नीचे tan x ना हो बल्कि अंडर रूट tan x हो, ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन भी है। तो इस केस में अगर आप देखें तो आपका रूल 2 फेल हो गया। रूल 2 फेल इस वजह से नहीं होगा कि ये ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा, रूल 2 इस वजह से फेल हो गया कि उसकी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है कि फंक्शन की होल पावर नीचे 1/2 है। तो इस केस में आप क्या करो, इसको उठाकर ऊपर ले जाओ फंक्शन को, ये 1/2 पावर है ना अंडर रूट की जगह नीचे, तो ऊपर जाकर ये -1/2 हो गई है। तो यहाँ पे रूल 1 लगा, रूल 1 के अकॉर्डिंग फंक्शन है आपका tan x, उसकी होल पावर है n विच डजेंट मैटर -1/2 विच डजेंट मैटर n पावर, और साथ उसका डेरिवेटिव है tan x का सीकेंड स्क्वायर x। तो इसके मुताबिक आपके फंक्शन की टोटल पावर में ऊपर आप एक ऐड कर दोगे, नीचे भी 1 ऐड कर दोगे। तो आपके इसका मतलब है कि tan की पावर जो -1/2 थी उसमें ऊपर भी आपने 1 ऐड कर दिया और नीचे भी 1 ऐड कर दिया। सही हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लगी है, ये इंटीग्रेशन हल हो गई है इसकी। अब मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में बेसिकली दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन के लिए पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको रूल 1 लगाना सिखाया है और यहाँ पे आपको मैंने रूल 2 लगाना सिखाया है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 मैंने ये बताया था कि जब आपके पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों फेल हो जाते हैं, लाइक आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे आ गए जिन पे रूल 1 रूल 2 नहीं लग रहा, तो आप पॉइंट नंबर 3 पे आइएगा। अब आपके पास मैं कुछ एग्जांपल सोल्व करके दिखाता हूं जो कि आपको इजीली कॉन्सेप्ट दे देंगी कि आप कैसे इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करोगे, तीनों पॉइंट्स को, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन को। अब लाइक आपके पास tan x की इंटीग्रेशन आ जाती है, ये एक्सेप्शनल केस था, और अगर आपके पास कोट एक्स की इंटीग्रेशन आ जाती है, इसी तरह आपके पास सीकेंट और कोसीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन आ जाती है। तो अगर आपने लेक्चर पूरा सुना है तो मैंने इस लेक्चर में बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, तो आपको सीकेंट और कोसीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन को याद रखना था, तो इसकी इंटीग्रेशन आप मेहरबानी याद रखिएगा। बाकी ये जो दो ऐसे फंक्शन है tan x और कोट एक्स, ये देखिएगा। अब आपके पास यहाँ पे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन पूछी गई है? 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन। तो 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने आपको लिखवाए हैं कि 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन में आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 ये था कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, आप सबसे पहले ये देखिएगा कि वो जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आपके पास पॉइंट नंबर 1 फेल हो गया कि अगर आपको जैसे कि ये है tan x है, ठीक है, तो ये tan x जो है आपको पता लग गया कि ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता tan x, ठीक है, आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज में ये समझ आ गई है। तो अगर आपके पास tan x जो है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बन रहा, तो आपको दूसरा पॉइंट ये देखना है फिर कि ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन क्या लग सकती है। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको 2 सब्स्टिट्यूशन करवाई हैं 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, आपको मैंने 2 सब्स्टिट्यूशन करवाई हैं। एक तो आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यूज़ कर लें, एक तो हाफ एंगल। हाफ एंगल सिर्फ साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर के लिए लगनी है, फंडामेंटल लगेगी तब जब स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, ना tan स्क्वायर का स्क्वायर है या
ये ना कोट का स्केयर है, ये सिंपली ये tan है, ये कोट है। तो आप इसकी जगह सिंपली क्या करोगे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि tan की जगह आपने आइडेंटिटी पढ़ी है एक साइन ओवर कोस, और कोट की जगह आपने पढ़ा है कोस ओवर साइन। तो ये सिंपली डेरिवेटिव बन गया। ये देखिएगा नीचे फंक्शन है, ये रूल 2 के अकॉर्डिंग सोल्व हो गया, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन वाला केस बन गया। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया, ln sin x प्लस सी योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कोस फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक हो गया, कोस एक्स नीचे, ऊपर उसका डेरिवेटिव माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव कहते हैं माइनस साइन, मगर ऊपर साइन है, तो आप एक नेगेटिव साइन बाहर ले लें और एक नेगेटिव साइन अंदर ले लें, तो सिंपली इसका डेरिवेटिव बन गया, कोस फंक्शन है नीचे, ऊपर उसका माइनस साइन डेरिवेटिव बन गया, तो ये ln कोस एक्स प्लस सी आंसर आ गया। ये नेगेटिव का साइन अपनी जगह ही है। ये भी आंसर हो सकता है, या इसकी आंसर की जगह आंसर ये हो सकता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती कि लॉग जिस भी रकम पे लगे, लॉग के शुरू में जो भी चीज़ पड़ी हो वो पावर में चली जाती है। अब पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं 1 ओवर कोस कर दूंगा, तो 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंड के इक्वल होता है। ये देख लें 1 ओवर कोस की जगह क्या आ गया, सीकेंड एक्स, दैट्स योर आंसर। ये आपके पास क्या हो गया जी, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन हल हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसकी आगे जी। तो चंद एग्जांपल्स थी हमारे पास लाइक जिनकी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। tan x और कोट x की इंटीग्रेशन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूँ। अब हम कुछ ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट होगा, मगर वहाँ पे पॉइंट नंबर 3 फॉलो होगा। लाइक ये देखें, पॉइंट नंबर 3 में मैंने कहा था कि आपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज को एज अ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, मगर वो उस वक्त यूज़ करना है जब टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दो पॉइंट्स, ये टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके 2 पॉइंट्स करवाए थे, एक पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 मैं इन डिटेल आप लोगों को करवा चुका हूँ अगर आपने वीडियो को पूरा सुना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कुछ ऐसी एग्जांपल लेते हैं, लाइक सीकेंड की पावर 4 आ जाता है, या आपके पास tan की पावर 4 आ जाता है। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो हाईएस्ट पावर है ना, आपके पास वो स्केयर होनी चाहिए। स्केयर से ज़्यादा आपके पास पावर नहीं होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हाईएस्ट पावर स्केयर होनी चाहिए। अब यहाँ पे पावर 4 है, हम इसको स्प्लिट ऐसे करेंगे कि सीकेंड स्केयर डॉट सीकेंड स्केयर, याद रखिएगा। अच्छा, ये 3.4 एक्सरसाइज है आपके पास, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, आई थिंक आप अपनी बुक से टैली कर सकते हैं। उसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं अपने चैनल पे हर एक्सरसाइज का तीसरे चैप्टर का सोल्यूशन करवा चुका हूँ। यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स बताऊंगा जिनका मैं सोल्यूशन यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करूँगा। एनीवेज मैं उन वीडियोस का जो उन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है, वो जो रिलेटेड वीडियोस हैं, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कि आपको वो रेफरेंस बता दूंगा कि कहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। एनीवेज हमारे पास दो कुछ ऐसे फंक्शन है जिनकी पावर हाईएस्ट 4 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए थी, 2, तो हम इसको स्प्लिट ऐसे कर लेंगे कि सीकेंड स्केयर डॉट सीकेंड स्केयर। इसी तरह tan की पावर 4 है, तो इसकी जगह आप क्या कर लें, tan स्केयर डॉट tan स्केयर कर लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप अगली चीज़ आप देखेंगे कि ये कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन हो जाती है, आपके पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो है आपके पास, पॉइंट नंबर 1 ये था कि ये जो दोनों फंक्शंस हों आपके किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनते हो, लाइक सीकेंड स्केयर डॉट सीकेंड स्केयर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं आता। 6 डेरिवेटिव फार्मूलाज आपने पढ़े हैं, एक सीकेंड स्केयर आता है, दोनों एज अ होल नहीं आते। दूसरा पॉइंट ये था कि आप वहाँ पे लगाएं रूल 1 या रूल 2 को लगाएं। अब यहाँ पे रूल 2 तो नहीं लगेगा क्योंकि कौन सा क्वेश्चन फॉर्म है, हम लगाएंगे रूल 1। अब रूल 1 लगाने के लिए एक चीज़ होती है आपका एफ एक्स, दूसरा होता है उसी एफ एक्स का डेरिवेटिव। अगर हम देखें कि यहाँ पे भी सीकेंड स्केयर है और यहाँ पे भी सीकेंड स्केयर, हो ही नहीं सकता कि सीकेंड स्केयर का डेरिवेटिव भी सीकेंड स्केयर ही हो, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लगेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या था कि जब आपके पास दोनों पॉइंट्स फेल हो जाएं तो आप एज अ फंडामेंटल आइडेंटिटीज को एज अ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें। फंडामेंटल आइडेंटिटीज को आपने यूज़ करना है, सीकेंड स्केयर और सीकेंड स्केयर है, इसकी जगह 1 प्लस tan स्केयर थीटा आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, दोनों में से किसी की भी जगह लगा दें आप। इसकी जगह मैंने सीकेंड स्केयर थीटा की जगह 1 जमा tan स्केयर थीटा लगा दिए। ठीक है जी, 1 जमा tan स्केयर थीटा सीकेंड स्केयर एक्स, सीकेंड स्केयर थीटा कह लेंगे, सॉरी एक्स है यहाँ पे, एक्स के हिसाब से। अब इसका इंटीग्रल हम अलग कर देंगे और इस चीज़ का इंटीग्रल हम अलग कर देंगे।
अब जब इंटीग्रेशन अलग हुई तो हमें पता चल रहा है कि ये सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है वो tan x का डेरिवेटिव होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन tan x आ गई। अब यहाँ पे गौर किया तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे सिंपली रूल वन लग रहा है कि यहाँ पे ये है फंक्शन आपका tan x, ठीक है, आपका फंक्शन ये उसकी होल पावर n मौजूद है और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है हम फंक्शन की टोटल पावर में ऊपर भी 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे tan की पावर 2 है, ऊपर भी 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी 1 ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बन जाएगा tan x प्लस यहाँ पे बन जाएगा tan क्यूब x ओवर 3 प्लस c, दैट्स योर आंसर। अब इसी एग्जाम्पल को साथ हम ये इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक और थी, ये ऊपर था tan की पावर 4, अब यहाँ पे जगह नहीं बची, हम नीचे करते हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ, उनका रेफरेंस दे चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे तीसरे चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे ना तो 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैंने पार्ट वाइज हर पार्ट को करवाया, हर क्वेश्चन को करवाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, tan की पावर 4 है तो आप इसको भी क्या करेंगे, tan की पावर 4 की जगह आप कर लेंगे साइंस tan स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी यही है कि दोनों एज अ होल किसी का डेरिवेटिव लेकर नहीं बन रहे, ये वही सीन बन रहा है जिस तरह यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर डॉट सीकेंट स्क्वायर था, यहाँ पे tan स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर है। तो इन दोनों में से भी एक ही जगह आप फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग tan स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। 1 जमा tan स्क्वायर एक्स था ना आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स के, तो tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसकी जगह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है। तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर को tan स्क्वायर से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे आप 1 को tan के साथ अलग कर tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अलग हो जाएगा। अब ये जो इसमें है सिंपली के फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव जो कि ऊपर अभी हमने हिंट यूज़ किया जिसके अकॉर्डिंग रूल 1 के अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन हल हो जाएगी। तो इसकी टोटल पावर में ऊपर भी 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी 1 ऐड कर देंगे। ये तो सिंपली ऊपर हमने सोल्व किया है। अब ये 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो tan स्क्वायर एक्स फंक्शन है ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता। तो हम यहाँ पे इसकी जगह लगाएंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी को। फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ऊपर जो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ की है अभी हमने कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसकी जगह दोबारा आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसमें हम सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अलग कर देंगे और ये जो ब्रैकेट में अब माइनस है, ये माइनस है, प्लस करके 1 का इंटीग्रल हम अलग कर देंगे। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव लेकर आता है, tan एक्स का, तो इसकी tan एक्स इंटीग्रेशन हो गई, इसकी x हो गई 1 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा यहाँ पे tan क्यूब एक्स ओवर 3। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी हो सकते हैं जिनकी इंटीग्रेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्सरसाइज का रेफरेंस भी बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, तीसरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट होगी तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के पहला दूसरा और चौथा पार्ट आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पड़ा होगा, ठीक है, वो भी आप करिएगा। कोसीकेंट क्यूब एक्स, कोसीकेंट क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन। अब आपने इसको क्या करना है कि इसमें एक कोसीकेंट स्क्वायर एक्स अलग कर देंगे और कोसीकेंट एक्स अलग कर देंगे। मैंने इन डिटेल आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये लास्ट में समझिएगा। फिर इसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि कोस क्यूब थीटा है, ये 3 एक्सरसाइज 3.6 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ लिमिट भी मेंशन है, आई डोंट रिमेंबर के अब यहाँ पे लिमिट क्या है। तो आप एक्सरसाइज 3.6 पे जाएंगे, उसके सोल्यूशन में जाइएगा। मैंने अपने चैनल पे 3.6 करवाई हुई है, तो मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन देख लें, अपनी बुक से टैली कर लें कि कौन सा क्वेश्चन है, तो वहाँ से और रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन है वो वहाँ से आप जाके समझ लें। कोस क्यूब थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद वहाँ पे एक और क्वेश्चन पड़ा है, कोस की पावर 4 है, टी है, डी टी है, इसको भी मैंने आपको सोल्व करने सिखाया है। तो ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज 3.6 का है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी समझना है। ये मैं आपको जो रेफरेंस बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो यहाँ तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन की इंटीग्रेशन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन है। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन को हल कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स दो तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, कॉमन
एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये देखें जी, जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें e की पावर x होता है, यानी e एक आपका स्पेशल कांस्टेंट होता है, उसकी पावर x होता है। पहले आप इसका डेरिवेटिव लेना सीख लें, फिर आपको इंटीग्रेशन की भी समझ लग जाएगी। तो अच्छा खैर, एक साइड पे हम डेरिवेटिव कर लेंगे, एक साइड पे हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। पहले आप ये देख लें कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल किस तरह के होते हैं। e की पावर 2x हो सकता है, e की पावर लैम्बडा x हो सकता है, एनीथिंग। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो बेस होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, a होता है। a की पावर x हो सकता है, a की पावर 2x हो सकता है, 3 की पावर 2x हो सकता है, 3 की पावर लैम्बडा x हो सकता है, कुछ भी a की जगह एनी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, मगर ये e फिक्स है। यानी कि जो e वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको आप कॉमन नेचुरल एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, या जो सिंपल a रेज टू पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको आप कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। लाइक मेन डिफरेंस जो है आपकी बेस का मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास ये कॉमन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। अगर आप पहले देखें कि एक साइड पे हम डेरिवेटिव लेते हैं और एक साइड पे इंटीग्रेशन। लाइक आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर 2x, आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका एज इट इज़ वही आंसर आ जाएगा जो चीज़ गिवन है। यानी e की पावर 2x है तो इसके डेरिवेटिव का आंसर आएगा e की पावर 2x ही। सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। पावर क्या थी 2x, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2, और साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यही चीज़ आप एज अ इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ पे हम इसको एज अ इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर 2x की इंटीग्रेशन, तो आपने जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है सेम वही फॉलो करना है कि आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एज इट इज़ वही फंक्शन सेम एज इट इज़ आता है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन लेकर भी एज इट इज़ वही आंसर आ जाता है जिसकी आप इंटीग्रेशन ले रहे हो। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये जो पावर है ना, पावर, इसका डेरिवेटिव लें आप। जो पावर का डेरिवेटिव आए, जो जवाब आए इंटीग्रेशन प्रोसेस में, उसको कर दें आप डिवाइड। डेरिवेटिव प्रोसेस में पावर जो होती है 2x, उसका डेरिवेटिव 2 है, वो मल्टीप्लाई कर दें। हुआ क्या कि जो पावर थी 2x, उसका डेरिवेटिव का आंसर मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव प्रोसेस में। इंटीग्रेशन प्रोसेस में पावर के डेरिवेटिव का जो आंसर है वो डिवाइड हो चुका है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। a रेस टू पावर x है आपके पास, लाइक a रेस टू पावर x। अगर आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आएगा, a रेस टू पावर x एज इट इज़ आ जाएगा, फिर इसकी साथ पावर का डेरिवेटिव आएगा, और इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है ln a। बेसिकली यहाँ पे भी ln आता है नेचुरल लॉग, वो नेचुरल लॉग ऐसे आता है कि यहाँ पे साथ आता होता है ln e, बट ln e इज़ इक्वल टू 1, तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक हो गया, तो हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो लिहाजा हम यहाँ पे ये लिखते नहीं है। तो कॉमन एक्सपोनेंशियल में क्या होता है डेरिवेटिव में, कि कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी एज इट इज़ वही चीज़ आ जाती है जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो। यानी कि जो फंक्शन रिक्वायर्ड होता है, जिसका आपने डेरिवेटिव लेना होता है, उसका डेरिवेटिव लेकर आपके पास एज इट इज़ वही आंसर आ जाता है। साथ तो आप उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। पावर क्या है यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में। और साथ यहाँ पे ln a आएगा, पीछे नेचुरल में ln e आता है, वो जो कि 1 के इक्वल होता है, तो लिहाजा ln e खत्म हो जाता है। यहाँ पे ln a 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये है नेचुरल लॉग ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। अब a यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी, वहाँ पे e एक फिक्स कांस्टेंट नंबर था, तो यहाँ पे ln a साथ ही आएगा। ठीक है, तो ये था डेरिवेटिव a की पावर x का। इसी तरह अगर आप a की पावर x की इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास एज इट इज़ वही आंसर आ जाएगा। इसकी पावर का डेरिवेटिव जो आएगा इंटीग्रेशन प्रोसेस में डिवाइड होगा, यानी कि a की पावर x के साथ डेरिवेटिव में जो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, इंटीग्रेशन में वही चीज़ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी a की पावर x ओवर ln a प्लस c। इसी तरह आपको MCQs में पूछा जा सकता है, लाइक a की पावर लैम्बडा x है आपके पास, तो आप इसका इंटेग्रल सोल्व करके दें, तो आप लिखेंगे कि जी a की पावर लैम्बडा x की इंटीग्रेशन a की पावर लैम्बडा x ही आ जाएगी। सिर्फ पावर का देखेंगे कि पावर का डेरिवेटिव क्या आता है, लैम्बडा कांस्टेंट है, लैम्बडा x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लिया जाएगा, तो लैम्बडा एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, x का x के हिसाब से 1 आएगा, तो लैम्बडा आएगा आंसर। तो पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, लैम्बडा, इंटीग्रेशन प्रोसेस में डिवाइड हो जाएगा और साथ ln a डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आपसे अगर 3 की पावर लैम्बडा x की इंटीग्रेशन पूछी जाती है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर लैम्बडा x एज इट इज़, ठीक है, साथ पावर का डेरिवेटिव लेंगे आप, क्या आता है, कांस्टेंट लैम्बडा आता है, इंटीग्रेशन प्रोसेस में लैम्बडा डिवाइड हो जाएगा और साथ ln 3 आ जाएगा आपके पास, ये a की जगह 3 आ जाएगा। दैट्स योर आंसर।
ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, मैंने आपको सोल्व करवाई है, बहुत सिंपल। अब हम थोड़ा इसको कम्प्लेक्स कर लेते हैं इस तरह कि एक्सरसाइज 3.4 का एक क्वेश्चन है जहाँ पे है e की पावर m tan इनवर्स x है डॉट 1/1 + x²। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हुआ क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है हमारे पास, मगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है ना वो कांस्टेंट नहीं है, लाइक उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे ऊपर जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किए, चाहे e की पावर x वाला, चाहे a की पावर x वाला, या आप पीछे देख लें एक e की पावर 2x, यहाँ पे जो पावर थी 2x उसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर आता है 2, मगर यहाँ पे जो पावर है वो है m tan इनवर्स x। या तो होता ना यहाँ पे mx होता, तो mx पावर होती तो आप उसका अगर x के हिसाब से डेरिवेटिव लेते तो आपके पास m कांस्टेंट जवाब आ जाता, मगर यहाँ पे m tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे पावर का प्रॉब्लम है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हल करना सीखा हो तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का प्रॉब्लम हो कि एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आता तो आप एंगल को रिप्लेस कर देते होते हैं। इसी तरह यहाँ पे फंक्शन की पावर का प्रॉब्लम है, क्योंकि फंक्शन की पावर का जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट नहीं आएगा। आप यहाँ पे फंक्शन की पावर जो है उसको रिप्लेस कर देंगे, लाइक u के साथ रिप्लेस कर दें, लेट u इज इक्वल टू m tan इनवर्स x, तो इसकी जगह u चला जाएगा। अब यहाँ पे u आ जाएगा तो आपको यहाँ पे भी क्या बनाना है, du बनाना है। तो du बनाने के लिए आप दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल लेंगे। जब आप डिफरेंशियल ले रहे हैं तो इसमें से जो m एज अ कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, तो आप डिफरेंशियल लेंगे किसका, tan इनवर्स x का। अब डिफरेंशियल लेने का मेथड मैंने आपको सिखाया है कि डिफरेंशियल ऐसे ही होता है जैसे आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। अब इसमें आप देखेंगे कि ओरिजिनल वेरिएबल कौन सा है, यानी कि इंक्लूडिंग वेरिएबल x है, तो उसका डिफरेंशियल चेंज लिख देंगे आप dx। ठीक है जी, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जहाँ पे है 1m × 1/1 + x² dx, उसकी जगह du लिखें, मगर क्वेश्चन में m नहीं है साथ, तो हम क्या करेंगे, ये जो m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर इसको लाकर डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या बन जाएगा कि 1/1 + x² dx की जगह 1/m du जाएगा। तो इंटेग्रल में गए हैं हम, e है, पावर में m tan इनवर्स x था, उसकी जगह चला जाएगा u चला जाएगा, और इधर था 1/1 + x² dx, इसकी जगह 1/m du चला जाएगा। तो 1/m एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, अंदर e की पावर u की इंटीग्रेशन आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास e की पावर u की इंटीग्रेशन e की पावर u ही आ जाएगी आपके पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज़ वो ही आ जाती है जो फंक्शन दिया गया हो, e की पावर u की इंटीग्रेशन e की पावर u ही आ जाएगी। अब आप दोबारा u की जगह वो चीज़ रिप्लेस कर देंगे जिसके इक्वल u को लिया था। यहाँ पे हिंट देंगे कि u किसके इक्वल था, m tan इनवर्स x के, तो u की जगह आप पुट कर दें m tan इनवर्स x + c, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन सोल्व की है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे इसके मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन, लास्ट है जी मरहला ये, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनकी इंटीग्रेशन है बहुत सिंपल। इनकी इंटीग्रेशन ऐसे है कि इन पे लगता है ज़्यादातर तो जो इंटेग्रल बाय पार्ट्स। अगर तो लॉग फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अकेले हों तो फिर लगेगा इन पे इंटेग्रल बाय पार्ट्स। मैं इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला आपको बताता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, और सबसे लंबी और लेंथी एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.4, जो कि मैंने अपने चैनल पे A to Z करवाई है, वहाँ पे मैंने फार्मूला भी आपको डिस्कस करवाया है। तो इसके सारे क्वेश्चंस 3.4 के इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला से हैं। तो इस लेक्चर में मैं सिर्फ आप लोगों को ना एक मतलब फार्मूला बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो लॉग फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है ना, वो इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला के थ्रू सॉल्व होती है। ठीक है, मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं, लाइक अगर आपके पास लॉग फंक्शन इस तरह हो, लॉग फंक्शन हो और यही लिखा हो 1/x, ये ना 3.3 का क्वेश्चन है। अब आपको नज़र आ रहा है कि आपका ओरिजिनल फंक्शन जो है वो लॉग फंक्शन है। अब आप अगर रटा लगाया होगा तो आप डायरेक्ट समझोगे कि यार इसको हमने करना है इंटेग्रल बाय पार्ट से, मगर इसका एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर लॉग फंक्शन का या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव साथ बन रहा हो तो क्या हर्ज है, वहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, रूल 1 या रूल 2 लगा सकते हो। लाइक ये लॉग फंक्शन है, ये साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इस x को ऊपर ले जाता हूँ 1/x कर देता हूँ, ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिंपली ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि भाई हेयर फंक्शन आपका नीचे पड़ा है,
एफ एक्स है आपका एल एन एक्स और ऊपर उसका डेरिवेटिव 1/x पड़ा है। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। आई होप कि आपको इस डेरिवेटिव पता होगा। 2.6 एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर की, वहाँ पर डेरिवेटिव इस लॉग फंक्शन का सोल्व किया है। तो मैं यहाँ पे रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन का हिंट दे रहा हूँ कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा एल एन इंटू एफ एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। तो मैं इसका आंसर इस तरह लिख देता हूँ, एल एन इंटू ये मेरा फंक्शन है एल एन इंटू एफ एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर। इसी तरह अगर कुछ इस तरह एग्जांपल हो जाती है कि एल एन एक्स है और ये 1/x है, ये 3.2 का क्वेश्चन है कि ये फंक्शन है आपका, यहाँ पे ये फंक्शन है एल एन एक्स और साथ ये उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन है साथ उसका ये डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम हिंट देते हैं कि भाई फंक्शन है, उसकी पावर भी चाहे जितनी मर्जी होती है। लाइक यहाँ पे लॉग फंक्शन की पावर भी अगर मैं 2 कर देता हूँ बिलफर्ज, यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रूल 2 नहीं रूल 1 लग रहा है। तो रूल 1 में पावर जो होती है होल पावर वो मैटर नहीं करती। तो ये फंक्शन है, ये उसकी होल पावर n है, एफ एक्स है, ये उसकी होल पावर n है, साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, फंक्शन की टोटल पावर में 1 ऐड कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी 1 ऐड कर देंगे। तो आपका आंसर बन जाएगा एल एन एक्स है, 2 पावर में 1 ऐड कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी 1 ऐड कर देंगे। योर आंसर विल बी एल एन एक्स, ये ऊपर बन जाएगा 3 और नीचे भी बन जाएगा 3 प्लस सी, दैट विल बी योर आंसर। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का केस। लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे है कि tan इनवर्स x पड़ा है आपके पास फंक्शन और साथ यहाँ पे लिखा है 1 + x², लाइक इस तरह लिखा है। आई थिंक ये क्वेश्चन है 3.3 का। तो आप ये देखें कि फंक्शन आप नीचे रखें जो आपका ओरिजिनल फंक्शन tan इनवर्स x, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर जाकर 1 के साथ डिवाइड कर दें तो आपको सिंपली पता लग रहा है कि नीचे आपका फंक्शन मौजूद है रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो आप इसका आंसर सिंपली लिख सकते हैं एल एन इंटू एफ इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख दें एल एन इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर, ठीक हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन हैं। बहरहाल आप एक्सरसाइज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दूसरे तीसरे चैप्टर के बता चुका हूँ, उनका सोल्यूशन जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। एक्सरसाइज वाइज मैंने हर क्वेश्चन को कवर करवाया, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वहाँ से समझिएगा अपने क्वेश्चन को। तो ये हो गए जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे रूल 2 लगाना सिखाया आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ये मैंने इंटीग्रेशन आपको सोल्व करके दी है लॉग फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब ये एक्सेप्शनल केसेस ऐसे थे कि लॉग फंक्शन तो था मगर उनका साथ लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद था इन सारे केसेस में। अब हम कुछ ऐसे केसेस देख लेते हैं कि जहाँ पे अकेला लॉग फंक्शन होगा। लाइक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल एन एक्स है, इसका इंटेग्रल सोल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह एल एन एक्स का होल स्क्वायर है, इसका क्वेश्चन सोल्व करें। ये सारे एक्सरसाइज 3.4 में आते हैं। इनका सोल्यूशन कैसे है इसका मैं फार्मूला समझा देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ। इनका प्रॉपर सोल्यूशन मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जो भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो आप वो समझ सकते हैं वहाँ से। अब ये देखें कि लाइक ये इस तरह के फंक्शन है। अब tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, या सीकेंड इनवर्स साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन है, या x साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे हैं। अब इंटेग्रल बाय पार्ट से ये सोल्व होते हैं। अब क्योंकि इनमें ये सीन है कि लॉग फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हैं मगर उनका डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या लगाते हैं फिर इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला। इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला ये कहता है कि आपके पास एक सिंपल एफ एक्स होता है और दूसरा होता है जी प्राइम एक्स। यहाँ पे इंटेग्रल बाय पार्ट्स में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। गौर कीजिएगा फार्मूला पे कि एक सिंपल एफ एक्स होता है एनी फंक्शन, सिंपल ही होता है, हमें नहीं पता कि वो किसका डेरिवेटिव है किसका नहीं डेरिवेटिव। एक सिंपल एफ एक्स जनरल फंक्शन होता है और एक होता है जी प्राइम एक्स। जो जी प्राइम एक्स होता है वो बेसिकली किसी जी एक्स फंक्शन का जी इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है। हमें वो भी नहीं पता होता कि ये जी प्राइम एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। यानी कि ये कोई और फंक्शन है और ये कोई और फंक्शन है। ये रूल 1 नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये रूल 1 नहीं है। रूल 1 में ये होता था कि एक फंक्शन होता था और उसी का डेरिवेटिव होता था, यानी कि जी प्राइम एक्स नहीं, मैं रूल 1 अगर लगाता तो यहाँ पे ऐसे लिखता ये एफ प्राइम एक्स, ठीक हो गया। अब इंटेग्रल बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर रहे हैं। तो इंटेग्रल बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है वो एज इट इज आएगा और जो बेसिकली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है उसका आप लोगे इंटेग्रल,
क्योंकि इंटेग्रल का साइन जो डेरिवेटिव के साइन के साथ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होता है वो एफ एक्स होता है, वो एज इट इज आता है, और जो दूसरे नंबर पे फंक्शन होता है ना वो बेसिकली वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें नहीं पता होता कि वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आपको इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला के अकॉर्डिंग करना क्या है, जो फर्स्ट फंक्शन है एफ इंटू एक्स वो एज इट इज लिखना है, फिर आपको सेकंड फंक्शन जो है जी प्राइम एक्स उसका इंटेग्रल लेना है, माइनस इंटेग्रल फार्मूला का आएगा, और जो चीज़ आपने यहाँ पे की है एज इट इज आपने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है जी, वो यहाँ पे लिख दी, और साथ आपने क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये ले, ये डी एक्स साइन इस इंटेग्रल के साइन के लिए, ये ब्रैकेट में ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे फार्मूला में क्या पता लग रहा है कि इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला में जनरली एक होता है सिंपल एफ एक्स और दूसरा होता है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि एक सिंपल फंक्शन होता है और दूसरा फंक्शन किसी का डेरिवेटिव होता है। तो जो फंक्शन सिंपल होता है उसका आपको डेरिवेटिव सॉल्व करना होता है फार्मूला के अंदर, और जो फंक्शन किसी का डेरिवेटिव होता है उसका आपको इंटेग्रल सॉल्व करना होता है। आई होप कि आपको इस फार्मूला की समझ लग गई है। मजीद आप डिटेल से इसके क्वेश्चन समझ सकते हैं, मेरे चैनल पर 3.4 एक्सरसाइज मौजूद है, उसका सारे ही क्वेश्चन 3.4 के इंटेग्रल बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग है, तो आप कोई भी पार्ट समझ सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वैसे मैंने गेस्ट पेपर भी अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरा गेस्ट पेपर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो मेरा मकसद इस लेक्चर पूरे एक कंप्लीट लेक्चर में आपको पूरा तीसरे चैप्टर का निचोड़ निकाल के देना था। एनीवेज तो ये हो जाता है आपके पास इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला। ठीक हो गया। अब इंटेग्रल बाय पार्ट्स में एक तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई लेट उसको बोल देते हैं हम। आई से बनता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कि सबसे पहले आप प्रायोरिटी इसको देते हो और दूसरे पे आप लॉग फंक्शन को प्रायोरिटी देते हो। लाइक इस तरह है कि अगर आपके पास, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, इससे मुराद है अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, आप तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी देते हो अलजेब्रिक को, फिर आप सेकंड लास्ट पे यानी चौथे नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रायोरिटी देते हो, और पांचवें नंबर पे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को प्रायोरिटी देते हो। ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अब इसमें होता क्या है, लाइक आपके पास एक एक्स है और एक साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखिएगा कि इसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन ए लिख दिया, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट तरतीब के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि फर्स्ट पे इसको रखा जाएगा, तरतीब देंगे, फर्स्ट पे ये होगा फंक्शन और सेकंड पे हम एक्स को रखेंगे, ये सेकंड फंक्शन होगा। यानी ये है आपका एफ एक्स और ये है आपका जी प्राइम एक्स। फार्मूला से कंपेयर करें तो फार्मूला में जनरली एफ एक्स होता है पहले नंबर पे, यहाँ पे एफ साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और फार्मूला में दूसरा फंक्शन होता है, दूसरे नंबर पे दूसरा फंक्शन होता है जी प्राइम एक्स, यानी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप एक्स को क्या मानेंगे, फिर जी प्राइम एक्स। सही हो गया। इंटेग्रल बाय पार्ट्स से सोल्व कैसे करना है, पूरा सोल्यूशन मेरे चैनल पे मौजूद है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक्सरसाइज 3.4 जो है उसका जो 5th क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आप लाजमी इसको सोल्व करेंगे। आपके पास है नेक्स्ट 3.8 का मैं लास्ट एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ। उसमें होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक कम अज कम एट लीस्ट एक डी वाई बाई डी एक्स मौजूद हो, आप उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक यही आपके पास इक्वेशन है। मैं कोई क्वेश्चन उठा के मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, आपको ये पता लग गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन which involves at least one dy by dx, one derivative of y with respect to x is called differential equation। अब आपके पास है मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवा देता हूँ, तो ये 3.8 एक्सरसाइज का। ठीक है, लाइक आपके पास क्वेश्चन है dy by dx इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। 3.8 एक्सरसाइज का ये कॉन्सेप्ट है। आपको ना डिफरेंशियल अलग अलग करने हैं, यानी डी वाई सेपरेट कर लेना है और डी एक्स सेपरेट कर लेना है। वो कैसे, डी वाई इधर रहने दें या डी एक्स उधर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाकर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब आप क्या करेंगे, डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर बटे में 1 बाई एक्स स्क्वायर वैसे ही रखें, ये जो वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाकर इसको डिवाइड कर दें, ये चीज़ आपके पास हो जाती है। अब आप दोनों साइड्स पे ले लें, इंटेग्रल ले लें। ठीक है, इधर भी हमने इंटेग्रल ले लिया और इधर भी हमने इंटेग्रल ले लिया। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो एल एन वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स को ऊपर उठाकर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर जाकर ये एक्स की पावर -2 हो जाएगा, जैसे हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। क्योंकि ये क्या था, अलजेब्रिक फंक्शन था। अगर आपने पूरा लेक्चर समझा है तो आपको पता होगा कि ये अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा है
कि जिसमें रूल 2 इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि रूल 2 के लिए नीचे फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए, तो 1 पावर नहीं है, तो हम उसको ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो रूल 1 लगेगा कि रूल 1 के अकॉर्डिंग ये फंक्शन x है, ये इसकी होल पावर n जितनी मर्जी है, x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फंक्शन की टोटल पावर में ऊपर भी एक ऐड कर देंगे और नीचे भी एक ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, ये ln y है। तो ये बन जाएगा x की पावर -1 ओवर -1 प्लस सी, तो इसको आप लिख सकते हो, ये माइनस है और पावर नेगेटिव है, इसको लाकर बटे में पॉजिटिव कर दें, ln y इज इक्वल टू -1/x प्लस सी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, वेरी इजी एक्सरसाइज है 3.8। एनीवेज मैंने थोड़ा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। ये थी मेरी लेक्चर सीरीज़, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूरा तीसरा चैप्टर करवाया है। इस एक लेक्चर को जिसने भी पूरा सुन लिया है, आई होप कि उसको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने पूरा तीसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिया है। वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।